स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ सीटेट से रिलेटेड कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको आखिरी टाइम पे बेनिफिट करेंगे। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बुद्धि चैप्टर। बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है सीटेट का जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें परीक्षण संबंधी और किसने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत दिया है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला हम देखेंगे कि बुद्धि है क्या। बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो वस्तुओं को देखने, उनको समझने, उनके आपसी संबंध को खोजने और तर्क करने की एक क्षमता होती है। ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित जो हमारे सिद्धांत हैं उनमें पहला सिद्धांत आता है एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। उनका मानना था कि जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति में एक प्रतिभात्मक क्षमता है जो व्यक्ति में जन्मजात होती है और वो अपने सभी कार्य इस प्रतिभात्मक क्षमता के द्वारा ही करता है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि है तो अगर वो पश्चिम की तरफ जा रहा है तो उत्तर दिशा में भी वो उसी तरीके से जाएगा जैसे पश्चिम दिशा में जा सकता था। लेकिन इससे संबंधित लोगों ने मत दिया है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति है या बच्चा गणित के प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, लेकिन हो सकता है कि वो चित्रकारी करने में, पेंटिंग, डांसिंग, इनको करने में उतना सहज ना हो। तो इसलिए लोगों का मानना था कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हमारा दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। इनका मानना था कि इंसान की जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट। सामान्य का उनका कहना था कि सामान्य में इंसान हर कार्य को, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। जैसे गणित के विषयों को समझा जा सकता है और विज्ञान के विषयों को समझा जा सकता है। इंसान हिंदी भाषा को समझ सकता है। लेकिन उनका मानना था कि जो विशिष्ट बुद्धि होती है, जो इनका दूसरा वो था कि विशिष्ट बुद्धि में क्या होता है कि इंसान एक कार्य को तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। उनका मानना था कि हो सकता है एक इंसान जो पेंटिंग करता हो, पेंटिंग बहुत अच्छी करता हो, लेकिन डांस ना कर पाता हो, उसका गणित में इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, और उसका विज्ञान से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हो सकता है उसको समझ में ना आती हो, लेकिन वो एक विषय चित्रकारी में या पेंटिंग में बहुत ज्यादा निपुण है। हमारा तीसरा सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। इनका मानना था कि बुद्धि कई तत्वों से निर्मित होती है। मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ दो ही तत्व, सामान्य विशिष्ट, यानी कि इंसान के पास एक सामान्य बुद्धि है जिसके द्वारा वो कोई भी कार्य को एक सीमा तक कर सकता है, या विशिष्ट जिसमें वो एक ही कार्य में बहुत ज्यादा निपुण है। उनका मानना था कि सभी व्यक्तियों में सभी विशेषताएं होती हैं और बुद्धि कई स्वतंत्र यानी अलग अलग चीजों से, उसमें कई सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनसे मिलके एक तत्व का निर्माण होता है और वही बुद्धि है जिसके द्वारा वो अपने सारे कार्य संपादित करता है या करता है उन कार्यों को। हमारा चौथा सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत, थर्ड स्टेप। इनका मानना था कि जो सामान्य और विशिष्ट जो बुद्धि होती है ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो इंसान की जो मानसिक क्रियाएं हैं सिर्फ वही होती हैं जो सामान्य और मूल कारकों से निर्मित होती हैं। वो क्या करते हैं कि इसमें अंकित, शाब्दिक, स्मृति,
स्थान संबंधी, शाब्दिक प्रभाव, निगमन, आगमन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान, इन तत्वों के आधार पर बुद्धि को बांटते हैं। उनका मानना था कि एक इंसान जब कोई काम करता है तो हो सकता है उसमें बहुत सारी जो किसी का जो दिमाग वो है, बुद्धि है, वो बोलने में, कई लोग जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं। कई लोगों का जो याददाश्त होती है वो बहुत तेज होती है, उनको आप कोई भी चीज बताएं वो जल्दी उनको पकड़ लेते हैं, या उनको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं। कई लोगों को जगह बहुत जल्दी याद होती है अगर आप उनसे, ठीक है। और कई लोगों को का गणित बहुत अच्छा होता है। तो उनका मानना था कि जो इंसान की बुद्धि है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और ये सारी मिलकर किसी एक कार्य को करने में सहयोग करती हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग सिद्धांत, ठीक है, जो दिया था थॉमसन ने। ये भी कुछ कुछ थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, उससे कुछ कुछ जुड़ता है, ठीक है। ये भी क्या मानते हैं कि जो बुद्धि होती है वो कई तत्वों से निर्मित होती है। इनके सिद्धांत में थॉमसन के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सामान्य बुद्धि का तत्व, यानी कि इंसान एक कार्य को कर सकता है, हर इंसान किसी भी कार्य को कर सकता है, लेकिन वो किसी भी कार्य में निपुण नहीं हो सकता, इसका ये। और दूसरा थर्स्टन के ग्रुप तत्व की व्यवहारिकता की उपयोगिता दिखाई देती है। बेसिकली जो इनका सिद्धांत है वो अगर कहें तो थॉर्नडाइक और थर्स्टन इनके सिद्धांतों का ही मिला जुला एक रूप है। हमारा अगला सिद्धांत है पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। ये दिया था बर्ट व वर्नन ने। ये मानते हैं कि जो इंसान की बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है, जो पहला चरण है उसमें वो कहते हैं, पहले चरण में वो कहते हैं कि ये 3 प्रकार की होती है। पहली प्रैक्टिकल या क्रियात्मक, व्यक्ति जो भी कार्य करता है, ठीक है, किसी भी कार्य को करता है तो वो क्रियात्मक है। दूसरा यांत्रिक, तीसरा शारीरिक। इनका मानना था, इनके इस सिद्धांत को, इन तीनों को के एम के भी नाम से जाना जाता है, जो इन तीनों को क्रियात्मक, यांत्रिक और शारीरिक को बताता है। इनका पदानुक्रमित जो बुद्धि सिद्धांत है इसका दूसरा भाग है शाब्दिक, आंकिक यानी न्यूमेरिक,
तीसरा है शैक्षिक योग्यता। इन तीनों को V.ED इससे जाना जाता है। मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत को दो हिस्सों में बांटा। एक सामान्य सिद्धांत को दो हिस्सों में बांटा, उसमें पहला है KM और दूसरा है वेड V.ED। अगला हमारा जो सिद्धांत है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, जो दिया था गिलफोर्ड ने। ये मानते हैं जैसे एक सिद्धांत दिया था जिसमें सामान्य और विशिष्ट बुद्धि दो हिस्सों में बांटी गई थी। ये उसी सिद्धांत को तीन हिस्सों में बांटते हैं। बुद्धि के सिद्धांत को तीन हिस्सों में बांटते हैं। कैसे? पहला है संक्रियात्मक, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। संक्रिया का इनका कहना था कि जब भी कोई इंसान किसी चीज के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में जो चिंतन मनन करता है, वो संक्रियात्मक अवस्था होती है। विषय वस्तु, कोई भी इंसान जब चिंतन मनन करने के लिए उसके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है जो विषय वस्तु है, और जब विषय वस्तु पे इंसान तर्क सोचता है, विचार विमर्श करता है, और उससे जो उसके पास एक रिजल्ट निकलता है वो है उत्पाद, प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम ये कहें कि एक सेब है तो वो हमारी विषय वस्तु है, उसको चार हिस्सों में बांटना है। ये हमारे एक वो है कि उसको चार हिस्सों में कैसे बांटा जाएगा, तो किस तरीके से बांटा जाएगा, इसके लिए हम चिंतन मनन करेंगे। वो अवस्था होगी संक्रिया की। और जब हम उसको चार हिस्सों में बांट लेंगे वो आएगा हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। इन सिद्धांतों के बाद जो एक टॉपिक आता है वो आता है बुद्धि परीक्षण का। बुद्धि परीक्षण का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है अल्फ्रेड बीने को। इन्होंने सबसे पहले कि बुद्धि को हम कैसे नाप सकते हैं, कोई इंसान कितना कुशाग्र है, मतलब वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, या वो बहुत ज्यादा औसत है, एवरेज है, या मंद बुद्धि है, किसी बच्चे के बारे में हम कैसे पता लगाएं, ये इसका उन्होंने परीक्षण करके देखे। तो इसलिए उनको सबसे पहले हम उनको जन्मदाता माना जाता है बुद्धि परीक्षण के सिद्धांतों का। उन्होंने तो बुद्धि परीक्षण के जो सिद्धांत हैं वो है दो। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में होता है क्या कि ये एक एक इंसान के ऊपर, यानी कि अगर जो मनोवैज्ञानिक है वो एक इंसान को बुलाएगा, वो व्यक्ति से व्यक्ति वो बात करेगा और उसके बाद उसकी बुद्धि का पता लगाएगा कि वो कितना है, वो उसकी बुद्धि एवरेज है, वो कुशाग्र बुद्धि का है या मंद बुद्धि है। सामूहिक में क्या होता है कि वो एक व्यक्ति से नहीं बल्कि काफी सारे, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उन सभी व्यक्तियों के साथ एक बार में एक साथ बिठाकर उनके साथ बातचीत करता है, तब वो उनकी बुद्धि का परीक्षण करता है। तो व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, इनको भी दो दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाषागत, दूसरा भाषा रहित। सामूहिक को भी सामूहिक वर्ग को भी भाषागत और भाषा रहित में बांटा गया। भाषागत का मतलब है कि जब इंसान, जो हमारा मनोवैज्ञानिक है, वो किसी इंसान की बुद्धि का जब परीक्षण करता है तो वो उससे बातें करता है, उससे
यानी कि उसके सामने प्रश्न रखेगा और प्रश्नों से ही वो उसकी बुद्धि का परीक्षण करेगा। और जब जिस तरीके से वो उत्तर देगा तो पता करेगा कि हाँ, इसकी बुद्धि का जो औसत है वो कितना है। भाषागत भाषा रहित में वो उनसे बातें ना करके उनको कोई क्रिया करने के लिए कहेगा। हो सकता है वो उनसे बहुत सारे ब्लॉक होते हैं उनको जोड़ने के लिए कहेगा, या फिर किसी टेबल पर एक किसी टेबल पर को क्रम से लगाने के लिए कहेगा, और पेंटिंग करने के लिए कहेगा, या फिर जो पजल्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कहेगा। सामूहिक में भी भाषागत में वो बहुत सारे लोगों से बातें करता है, और भाषा रहित में वो लोगों को काम करने के लिए देता है। एक जो बहुत बड़ा सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया गार्डनर ने। उनका मानना था कि इंसान में अलग अलग प्रकार की कई सारी बुद्धि होती है, वो जो बहुत सारे सूक्ष्म यानी कि अलग अलग क्षेत्र के लिए जो उपयोगी होती हैं, और वो जब इकट्ठे काम करती हैं तभी वो किसी एक निष्कर्ष पर या किसी एक कार्य को पूरी अच्छी तरीके से कर पाता है। उन्होंने अपने से जो बुद्धि के प्रकार बताए उनको 8 हिस्सों में बांटा। पहला भाषागत। भाषागत से उनका मतलब था कि कई इंसान जो बोलने में अच्छे वक्ता होते हैं, तो वो अपनी बातों को इतनी अच्छी तरीके से रखते हैं कि कोई भी उनकी बातों से मोहित हो सकता है या अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे साथ ही इसमें वो उन लोगों को भी रखते हैं जो लिखते हैं, जैसे लेखक, कवि, वक्ता, ये सब भाषागत, क्योंकि इनकी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ होती है कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो सकता है। इनका दूसरा था इनका दूसरा पॉइंट था तार्किक और आंकिक। तार्किक मतलब यानी कि जो जिन लोगों में तर्क और अंक, अंक मतलब न्यूमेरिक की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत जल्दी काम करते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर गणित, विज्ञान के जो विषय होते हैं उनमें बहुत एक्टिव होते हैं, या उनका ये जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा पॉइंट है देशिक या स्थान संबंधी। मतलब इन लोगों को जो देशिक या स्थान संबंधी योग्यता होती है जिन लोगों में, उनका क्या होता है कि जो जगह होती है, कोई भी जगह होती है, वो उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती है। वो कभी भी जगहों को भूलते नहीं। मतलब आप ड्राइवर, जो चालक होते हैं किसी भी चीज के, चाहे रिक्शा चालक हो, गाड़ी को चलाने वाला हो, इन लोगों का जो देशिक और स्थान संबंधी जो योग्यता होती है इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि आप उनको किसी जगह के बारे में बताते हैं और वो बड़ी जल्दी उसके बारे में रास्ता बता देते हैं आपको, तो उनके अंदर ये वाला गुण देशिक और स्थान संबंधी बहुत अच्छा होता है। हमारा चौथा पॉइंट है संगीतात्मक। संगीतात्मक का मतलब यहाँ पे म्यूजिक नहीं है, सिर्फ ध्वनि है। इन लोगों की जो ध्वनि क्षमता होती है वो अच्छी होती है। मतलब आप इनको किसी भी प्रकार का जो ध्वनि या साउंड सुनाएंगे तो ये उनको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। इनका पांचवा पॉइंट था
शारीरिक और गति संवेदी। मतलब ये लोग हो सकता है पढ़ने में अच्छे ना हो, लेकिन इनकी जो शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी भी एथलीट को देखिए, हो सकता है पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन जब वो दौड़ता है तो उसकी एक योग्यता है। सचिन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनकी जो शिक्षा है बहुत कम है, यानी कि अगर कहें तो उनकी तार्किक, आंतरिक या संगीतात्मक क्षमता हो सकता है कम है, लेकिन उनकी शारीरिक जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। उसी क्षमता के बल पर उन्होंने इतने सारे जो रिकॉर्ड वगैरह अपने खेल में बनाए, वो इसी क्षमता का एक उदाहरण है। हमारा छठा पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक वो लोग होते हैं जो किसी भी इंसान के साथ बातचीत करके उसको बड़ी जल्दी ही प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है। इसमें जैसे आप कहें तो जो हमारे परामर्शदाता होते हैं, परामर्शदाता हो गए, और जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, इन लोगों को आप शामिल कर सकते हैं। हमारा इनका सातवां पॉइंट था अंतर्वैयक्तिक। अंतर्व्यक्ति व्यक्ति अपने अच्छाइयों और बुराइयों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसे अपनी कमजोरियों का भी पता होता है और अपनी अच्छाइयों का भी पता होता है। वो इस चीज का फायदा उठाते हुए, या कहें कि इस चीज का लाभ लेते हुए, वो दूसरे लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से उनको परामर्श देने का कार्य करता है। दार्शनिक व्यक्तियों में ये गुण बहुत अच्छा होता है। हमारा आठवां पॉइंट है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी वो लोग होते हैं जो यानी कि प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं उनमें उनका बहुत ज्यादा रुचि या इंटरेस्ट होता है, और उनका मानना होता है कि जो प्रकृति है उसको बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत या सूक्ष्म तरीके से वो उसका अवलोकन करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के सामने कोई पक्षी है और वो उसके लिए तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सिर्फ एक पक्षी है, लेकिन हो सकता है कि जो प्रकृतिवादी हो वो उसके बारे में उसके पूरे विस्तृत या डिटेल में उसके बारे में बता दे कि कौन सा पक्षी है, ये क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरीके से इसका व्यवहार होता है, तो वो उनके बारे में बता सकता है। प्राणी विज्ञानी यानी कि जो बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, या वनस्पति विज्ञानी जो होते हैं, वो सारे प्रकृतिवादी में ही आते हैं। तो इस तरीके से गार्डनर ने बुद्धि को इन 8 कारकों का परिणाम माना है, और उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो सिर्फ एक स्तर या एक कारक के द्वारा नहीं होती, बल्कि ये 3 या 4 कारक मिलके किसी व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं, या किसी एक कार्य में निपुण बनाने में सहायक होते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे कई सारे जो PDF वगैरह आपको इस YouTube चैनल पे मिलेंगे, तो वो फ्री है, उनको आप देख